नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक नवीन टॉपिक हड़प्पा की सभ्यता की शुरुआत की थी और जैसा कि हमने बताया था कल की क्लास में कि यह टॉपिक एक बड़ा टॉपिक होगा। एक क्लास में इसको समेटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसके लिए हमने इसमें सोचा कि 2 से 3 वीडियो में इसको समाप्त किया जाए। हो सकता है 3 वीडियो में समाप्त हो जाए। तो हड़प्पा की सभ्यता की बात, कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम फिर से आपको संदेश देना चाहते हैं कि जो टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है, जो बताया जा रहा है आपको, उसको ठीक ढंग से अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए कि एक लंबे समय के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो क्लास जो होती है, क्लास जो मैं लेता हूँ, तो कोशिश ये होती है कि उस टॉपिक में जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को समाहित की जाए और इसके साथ साथ भविष्य में जो क्वेश्चन बनेंगे उन चीज़ों को ही बताया जाए। तो कहने का मतलब होता है कि जब टॉपिक की इंटायर बातों को आप समझ लेंगे, कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है कि टॉपिक के इंटायर बातों को समझ लेंगे तो प्रश्न चाहे जहाँ से भी आएगा, गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। हमने आपसे कहा है कि रटने से इतिहास पर आप कमांड नहीं कर सकते हैं, उसमें भूलने की संभावना अधिक होती है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अगर जो फैक्ट हमारे पास है उस फैक्ट को अगर हम कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ें, कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम फैक्ट का डिस्कशन करें तो हो सकता है कि भूलने की संभावना कम हो जाए उसमें और आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी। तो इसीलिए हमने कहा कि पढ़ाई के तरीके को थोड़ा सा बदलते हैं और जो फैक्ट है उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर, जहाँ पर जिस प्रकार की ज़रूरत होगी उस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि इतिहास में 4 क्षेत्रों का अध्ययन होता है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। और हम देखेंगे कि इन्हीं 4 क्षेत्रों में टॉपिक की सभी बातों को, लगभग सभी बातों को हम दिखा देते हैं। अन्य जो कुछ चीज़ें होती है उसको अलग तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को, जो टॉपिक हमने कल बताया था, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी और कहा था कि सबसे पहले कि हड़प्पा का काल क्या, सामान्य काल क्या माना जाता है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों में काल को लेकर के मतभेद है और उन मतभेदों को हमें नहीं देखना है, उस पर नहीं जाना है। जो सामान्य मत है उस मत पर हम चर्चा की, बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद इसके विभिन्न नामों का उल्लेख आता है, किताबों में हम देखते हैं। कहीं पर सिंधु घाटी की सभ्यता मिलेगा, कहीं पर हड़प्पा की सभ्यता मिलेगा, कहीं पर कांस्ययुगीन सभ्यता मिलेगा, कभी कहीं पर सरस्वती की सभ्यता की बात होती है वो मिलेगा, कहीं प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण कहा जाएगा, नगरी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे नाम एक ही टॉपिक में, एक ही चैप्टर के लिए दिया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इस पर हमने कल चर्चा किया था, नाम पे चर्चा किया था। दूसरी बात ये कहा था कि इसमें किस प्रजाति के लोग निवास करते थे, उन प्रजातियों के विषय में बताया और वर्तमान में उन प्रजातियों का निवास स्थल भारत के किन क्षेत्रों में है उसके विषय में बताया था। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर के भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान विदेशी उत्पत्ति के मत को स्वीकार करते हैं तो कुछ देशी उत्पत्ति के मत को स्वीकार करते हैं। अब सामान्य मत जो है इसमें भी देशी उत्पत्ति का मत है,
जिसकी चर्चा हमने कल किया था। दूसरी बात, इसके विस्तार को हमने देखा था कि इसका सर्वाधिक पूर्वी छोर क्या है, सर्वाधिक पश्चिमी छोर क्या है, सर्वाधिक उत्तरी छोर क्या है और सर्वाधिक दक्षिणी छोर कौन सा स्थल है। तो ये विस्तार में देखा, पूरब से पश्चिम तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, ठीक है, और इसकी समुद्री सीमा जो 1300 किलोमीटर का है, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। अब तो इनको हमने कहा था कि इसको हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की भूमिका में, कि सामान्य सामान्य चीज़ों को हम जो हमने बताया वो भूमिका में आ गया। अब उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 7 स्थलों को बताया। ये 7 नगर थे उस समय के, ये प्रमुख थे। यद्यपि हमने कहा कि अभी तक जो है लगभग 1500 स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उन 1500 स्थलों को याद करना संभव नहीं है। अगर याद करेंगे तो बाकी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो अब क्या है कि उन 7 नगरों को ध्यान में तो हमें रखना ही है, इसके साथ साथ अब उससे रिलेटेड जो इस सभ्यता की बात हम करेंगे तो कुछ कुछ और प्रमुख स्थल का नाम आएगा, तो वो हम जब चर्चा करेंगे टॉपिक की तो उस दौरान उन नगरों के विषय में हम आपको बताते चलेंगे। तो ये प्रमुख 7 स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, माना जाता है, जिसके उत्खननकर्ता को हमने बताया था, कब उसका उत्खनन हुआ था इसको बताया था, और वह स्थल कहाँ अवस्थित है इसको बताया था, किस प्रांत में अवस्थित है इसको बताया था। हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था वह वर्तमान के 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो भारत में मिले हैं, उससे कम पाकिस्तान में है और उससे कम अफगानिस्तान में थोड़े बहुत 2-3 जगह अफगानिस्तान में मिले हैं। तो ये कल के क्लास की मुख्य बातें थी जिसको हमने बताया था। अब देखेंगे कि अब हम इसके फैक्ट को कॉन्सेप्ट पे रख करके अब आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। फिर ये सारी चर्चाएं जब हो जाएगी तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, नगरीकरण इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी, और उस नगरीकरण पर हम उस समय में चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि टॉपिक के इंटायर बातों का हम डिस्कशन करेंगे, वो जगह जगह उसका जगह अलग होगा। जैसे हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताओं की चर्चा करेंगे उसमें हम हड़प्पा के नगरीकरण की चर्चा करेंगे और लास्ट में हड़प्पा सभ्यता के पतन की चर्चा होगी। तो यहाँ पर अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये देखिए, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, इसके विभिन्न क्षेत्रों के विषय में हमने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र, फिर आर्थिक क्षेत्र, फिर सामाजिक क्षेत्र और लास्ट में सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आइए अब एक एक करके हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसके पहले की क्लास में वीडियो में आपने देखा होगा कि किस क्षेत्र में क्या क्या हमें पढ़ना है। राजनीतिक क्षेत्र में हमने बताया था कि आपको शासकों के विषय में पढ़ना होगा और साथ ही साथ उन शासकों के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया होगा उसको पढ़ना होगा। तो चूंकि हमने ये भी कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र और क्या है, सामाजिक क्षेत्र, ये दोनों जो है ये वैचारिक क्षेत्र होते हैं, अर्थात इसके लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है।
उसके बगैर इन क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनके विषय में हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, भौतिक साक्ष्य के आधार पर भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भौतिक स्रोत के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के विषय में जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने में हमें कठिनाई होती है। तो अब आइए एक एक करके हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करते हैं। अब देखिए, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमने आपसे कहा था कि इसमें शासकों के विषय में और शासकों के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया जाता था उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ तो लिखित साक्ष्य है नहीं, तो जब लिखित साक्ष्य नहीं होगा तो राजाओं के विषय में, शासकों के विषय में हमें जानकारी नहीं मिल सकती है। तो जो हमारे पास, जो हम लोगों के पास इस काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उन साक्ष्यों के आधार पर हम इस समय के राजनीतिक क्षेत्र की एक बात है प्रशासनिक स्थिति, जो हमने कहा कि शासकों के द्वारा बनाई गई प्रशासनिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस काल के हम प्रशासनिक स्थिति के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। मतलब ये है कि जो साक्ष्य हमारे पास हैं उससे इस समय के हम प्रशासनिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमने यहाँ पर अब लिखा कि इस समय की प्रशासनिक स्थिति क्या थी। अब देखिए, अब देखेंगे प्रशासनिक स्थिति को कि हड़प्पा काल की प्रशासनिक स्थिति क्या थी। तो जो विभिन्न पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। ठीक है, हड़प्पा काल में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए, सुव्यवस्थित, हमने कहा कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, तो किस आधार पर, किस पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमने यह अनुमान लगाया? तो यह जो पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे हमने कहा कि सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, उन पुरातात्विक साक्ष्यों को हम लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रत्येक नगर है, हड़प्पा काल का जो प्रत्येक नगर है, जो उस समय के नगर, जो 7 प्रमुख नगर हमने बताया है, तो प्रत्येक नगर हम देखते हैं कि 2 भागों में विभाजित थे। एक को कहा गया दुर्ग टीला, दूसरा था नगर टीला। जब हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, उसमें जब उसके नगर योजना की बात करेंगे, तब हम आपको विशेष रूप से इसकी बात बताएंगे। तो हमने कहा कि प्रत्येक नगर जो थे, प्रत्येक नगर जो थे 2 भागों में बटे हुए थे। एक को कहा गया दुर्ग टीला, दूसरे को कहा गया नगर टीला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह माना गया जो दुर्ग टीला था वह नगर के पश्चिमी भाग में होता था, जो नगर टीला होता था वो पूर्वी भाग में होता था। तो दुर्ग टीले में यह देखा गया, जो साक्ष्य मिले उससे यह अनुमान लगाया गया कि वह संभवतः प्रशासनिक वर्ग के रहने का जो निवास स्थल होगा, और प्रमुख साक्ष्य वहां से मिले। तो पहली बात ये देखा है, हम देखिए इस आधार पर कहे कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता में जो है दुर्ग टीला का साक्ष्य मिला, दुर्ग का साक्ष्य मिला। ठीक है, और देखा गया था कि उसको बाहर की 4 दीवारी से घेर दिया गया था। तो ये दर्शाता है कि उस समय में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। दूसरी बात है कि हम देखें कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है, सभा भवन का साक्ष्य मिला है। तो मोहनजोदड़ो से जो सभा भवन का साक्ष्य मिला, उससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यह जो सभा भवन था, उस समय का जो सभा भवन था, चूंकि हम तत्कालीन समय में जो चीजें मिली है
उसको हम वर्तमान से तुलना करके देखते हैं और उस आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो आज का जो हम देखते हैं, जो सभा भवन हमारा है, जिसको कि पार्लियामेंट कहते हैं, संसद भवन कहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है। तो आज हम देखते हैं कि संसद भवन में क्या होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि बैठते हैं और बैठ करके वहां पर नीतियों का निर्माण करते हैं। तो वह जो है एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो तत्कालीन समय में भी हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो सभा भवन का साक्ष्य मिला, उससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय में भी जनप्रतिनिधि वहां पर बैठ करके और नीतियों का निर्धारण करते होंगे। और इस आधार पर हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह सुव्यवस्थित थी। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा जो प्रमाण हमें देंगे, इसमें देंगे कि वह देखते हैं कि अन्नागार का, मोहनजोदड़ो से ही क्या है कि अन्नागार का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो से ही। अब देखिए, तो अन्नागार का साक्ष्य मिला है, तो इससे यह अनुमान लगाया गया अन्नागार से कि सुव्यवस्थित कर व्यवस्था का, मतलब उस समय में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था जो रहा होगा। तो अब देखते कैसे, चूंकि जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार का साक्ष्य मिला, तो आज के अन्नागार से हम देखते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पर सरकार के द्वारा अनाजों का जो है संचय किया जाता है और संचय करके फिर क्या होता है, उसका वितरण होता है। तो तत्कालीन समय के अन्नागार से यह अनुमान लगाया गया कि शासकों को कर के रूप में, राजस्व के रूप में जो अनाज की प्राप्ति होती होगी, उस अनाज को उस अन्नागार में रखा जाता होगा। तो इसका मतलब यह है कि उस समय के इससे यह अनुमान लगाया गया कि उस समय के शासक जो है कर व्यवस्था से परिचित थे और कर एकत्रित करके कर के रूप में जो उनको अनाज मिलता था उसको अन्नागार में रखते थे, जिससे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके। क्योंकि प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। आज भी देखिए तमाम तरह के टैक्स लोगों पर लगाए जाते हैं और उस टैक्स को केंद्र और राज्य में बांट करके केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर भी चूंकि टैक्स के रूप में, कर के रूप में अनाज मिलता था वहाँ पर, और उस अनाज के माध्यम से क्या होता था, जो कर मिलता था उस कर के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता होगा। अब देखिए कि यह जो साक्ष्य मिला, उस साक्ष्य के आधार पर हमने कहा कि हड़प्पा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। अब देखिए आगे की बात करते हैं कि अगर हम साक्ष्य को ही लेते हैं, जो साक्ष्य हमारे पास है, उपलब्ध है, उन साक्ष्यों को लेते हैं, आधार बनाते हैं, तो उसके आधार पर हम प्रशासनिक स्वरूप का हम विश्लेषण कर सकते हैं कि प्रशासन का स्वरूप क्या रहा होगा, किस प्रकार की व्यवस्था संचालित होगी, किनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था संचालित किया जाता होगा, इसको हम स्वरूप में देखेंगे। तो जो नेचर कहते हैं, प्रशासन का नेचर है, तो प्रशासन के स्वरूप में वो हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। मुख्य रूप से 3 मतों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, 3 मतों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके लिए। अब यहाँ पर देखिए कि पहले मत में हम देखते हैं कि ये कहा गया कि जो प्रशासन, हड़प्पा काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वह प्रशासनिक व्यवस्था वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसको डी कौशाम्बी ने जो आगे तुलना करके बताया है, बताने की जो बात कर रहे हैं कि कैसे, किस आधार पर हमने कहा, या उस समय की विद्वान ने कहा कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। वणिक वर्ग का मतलब हो गया व्यापारी वर्ग। तो ये देखा गया कि हड़प्पा काल में जो सर्वाधिक व्यापार वाणिज्य के हमारे पास साक्ष्य मिले हैं, तो व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिले, तो इससे जिसका साक्ष्य अधिक उसकी महत्ता अधिक, तो सर्वाधिक व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिले। और यह देखा गया भारतीय इतिहास के बाद के कालों में, जिसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल कहते हैं। तो इस समय में यह देखा गया था
कि नगरों की अधिकांश प्रशासनिक व्यवस्था श्रेणियों के द्वारा संचालित किए जाते थे। श्रेणी क्या होता था? तो व्यवसाय और व्यापार में लगे लोगों का जो संगठन होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। तो तत्कालीन समय में हम मौर्योत्तर काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, गुप्तोत्तर काल की बात करें, तो व्यवसायी और व्यापारिक वर्ग क्या करते थे कि अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अपना एक संगठन बना लेते थे। और तत्कालीन समय में जब प्रशासन का विकेंद्रीकरण देखा गया मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल में, तो उस विकेंद्रीकरण में नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकांश प्रशासनिक व्यवस्था क्या था कि ये श्रेणियों के द्वारा संचालित किया जाता था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चूंकि अधिकांश साक्ष्य हमें व्यापार वाणिज्य की मिली, इसलिए डी कौशाम्बी इत्यादि विद्वानों ने यह कहा कि तत्कालीन समय की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह संभवतः, क्लियर कट नहीं है, अनुमान है सिर्फ, संभवतः वणिक वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। दूसरा मत है कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था वह जनतंत्रात्मक था। जनतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था जिसको कहते हैं, जनतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसके जो प्रतिपादक हैं मुख्य रूप से व्हीलर हैं, मैके हैं। तो ये व्हीलर और मैके का कहना है कि उस समय हमने किस आधार पर कहा कि जनतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो व्हीलर और मैके ने कहा कि इसके लिए जो प्रमाण दिया कि हड़प्पा काल में जो दुर्ग का साक्ष्य मिला, ठीक है, सभा भवन का साक्ष्य मिला, ठीक है, तो दुर्ग का साक्ष्य मिला, सभा भवन का साक्ष्य मिला, तो यह दर्शा रहा है कि तत्कालीन समय में एक तो शासकों के निवास के लिए दुर्ग का निर्माण किया गया होगा, ठीक है, और दूसरी बात कि ये शासक वर्ग सभा भवन में बैठ करके विचार विमर्श करके नीतियों का निर्धारण करते होंगे। क्योंकि वर्तमान समय में संसद के रूप में हम उस संसद से उसकी तुलना करते हैं। तो यह जो साक्ष्य मिला है, इस साक्ष्य के आधार पर ये व्हीलर और मैके ने कहा कि तत्कालीन समय की प्रशासनिक व्यवस्था संभवतः जनतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब आगे देखिए, आगे ये अगला है कि जो प्रशासन का अगला स्वरूप है, कुछ विद्वान का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था संभवतः पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी, ठीक है, पुरोहित वर्ग के द्वारा। इस मत के प्रतिपादक जिसने ये कहा, जिस विद्वान ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था संभवतः पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके प्रतिपादक पिग्गट को माना गया है। ये पिग्गट महोदय हैं, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इन्होंने जो साक्ष्य उसके लिए प्रस्तुत किया वो कहा कि जैसे मोहनजोदड़ो में सभा भवन का साक्ष्य मिला, उसके समीप हम देखते हैं कि उसके समीप पुरोहित आवास का साक्ष्य मिलता है, उसके समीप हम देखते हैं स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। तो सभा भवन, पुरोहित आवास, स्नानागार, यह सब दर्शा रहा है कि तत्कालीन समय में पुरोहित वर्ग का समाज में वर्चस्व था और उनके द्वारा ही प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता होगा। तो यह जो हमारे पास जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप की, ये देखा गया किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसकी चर्चा हमने किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन मतों में, इतने मत तो हमने दिए, इन मतों में जो सबसे अधिक प्रामाणिक किसे मानेंगे, सर्वमान्य मत किसे मानेंगे? सर्वमान्य की बात अगर करें तो सर्वमान्य मत पे अगर आता है तो आप यहाँ पर वणिक वर्ग की बात करेंगे। इसलिए वणिक वर्ग की बात करते हैं कि तत्कालीन समय में सर्वाधिक व्यापार वाणिज्य हुआ था और जिसकी संख्या अधिक, जिसकी समाजीय महत्ता अधिक,
उसका समाज पर वर्चस्व अधिक। तो जाहिर सी बात है कि वणिक वर्ग की समाज में महत्ता थी, चूंकि व्यापार वाणिज्य अधिक हुआ था, फलस्वरूप नगरीकरण का विकास हुआ है। तो इससे यह अनुमान, बाद के कालों में हमने कहा कि मौर्योत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में श्रेणियों के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था संचालित की जाती थी, तो बहुत संभव है कि इस काल में भी हम देखते हैं कि वणिक वर्ग के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जाता होगा। तो ये जो है एक क्षेत्र देखिए, राजनीतिक क्षेत्र, जो अनुमान लगाया गया है उस अनुमान के आधार पर जो विश्लेषण हो सकता है उस विश्लेषण को हमने किया। अब उसी विश्लेषण के दौरान ही हम इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर जो आता है अगला क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता की, पहले राजनीतिक क्षेत्र और उसके बाद अब अगले क्षेत्र की हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र की जरा चर्चा देख लीजिए। आर्थिक क्षेत्र में हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है जिसकी चर्चा हम करेंगे कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय क्षेत्र में एक चर्चा करेंगे शिल्प एवं उद्योग और तृतीय क्षेत्र में चर्चा करेंगे व्यापार, यातायात एवं परिवहन। तो आप देख लिए इसमें कि अर्थव्यवस्था की जब हम बात करेंगे, किसी भी काल के आर्थिक क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, तो उस आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के हम तीनों क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तीनों क्षेत्र की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर की हम बात करेंगे। तो अब एक एक कर को लेकर चलते हैं कि इसमें एक एक क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को देखना है। अब देखिए कि हड़प्पा काल की अर्थव्यवस्था, इसी में हमने आपसे कहा है कि यह जो टॉपिक हम बता रहे हैं, टॉपिक के साथ हम फैक्ट भी बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि फैक्ट गायब हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि किस तकनीकी से उस फैक्ट को रखा जा रहा है, और उस तकनीकी से अगर आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भूलने की संभावना कम हो जाएगी और यह भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो जाएगा। तो एक एक करके हम देखते चलते हैं कि सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन की बात करें। अब देखिए सबसे पहले कृषि की हम बात करें। अब देखिए कृषि के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कृषि के लिए, जिससे कृषि कार्य संभव होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो कृषि के लिए जो अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल जो चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से 4 है। ठीक है, कृषि के लिए जो अनुकूल स्थिति है उस अनुकूल स्थिति में हम बात करेंगे। हम इसको मिटा करके अगर ऊपर ले चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ने में आसानी होगी। ये हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, और इस प्राथमिक क्षेत्र में हमने आपको बताया है कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन। हमने कहा कि कृषि के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है, ठीक है, कृषि के लिए जो अनुकूल स्थिति परिस्थिति जो होती है उसको आप देखेंगे। कृषि के लिए, या दूसरे शब्दों में कृषि के लिए जो
आवश्यकता होती है, किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक हम बात करते हैं मिट्टी की, दूसरे हम बात करेंगे सिंचाई की, तीसरे हम बात करेंगे उर्वरक की, और चौथे बात करेंगे कृषि तकनीकी की। एक एक चीज को देखिए कि कृषि के लिए किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। पहली बात यह है कि कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी का होना जरूरी होता है। तो चूंकि हड़प्पा काल में माना जाता है कि हड़प्पा के नगरों में, हड़प्पा क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से मिट्टी उपजाऊ हो गई थी। अर्थात वहां की मिट्टी किस प्रकार की थी? जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कि वो मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी। प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से मिट्टी उपजाऊ हो गई थी और ऐसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि इस मिट्टी की विशेषता है कि यहाँ पर पैदावार अधिक होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कृषि का उत्पादन अधिक होता है। तो पहली बात कि कृषि के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है जो हमने लिखा है उसमें पहली मिट्टी को लिखा है, तो इसका मतलब हड़प्पा के क्षेत्र की मिट्टी जो थी उपजाऊ थी। दूसरी बात कि कृषि के लिए एक आवश्यकता होती है सिंचाई के, तो सिंचाई के साधन के रूप में देखते हैं कि तत्कालीन समय में सिंचाई के मुख्य साधन तो प्राकृतिक थे ही, वर्षा के पर कृषि होती थी, ये तो ठीक वर्षा आधारित कृषि थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी मुख्य नगर की हम चर्चा की है या अन्य स्थल, अधिकांश स्थल देखेंगे और जो 7 मुख्य नगर की हमने चर्चा किया है वे सब के सब किसी न किसी नदी किनारे अवस्थित थे। तो नदी किनारे अवस्थित होने से क्या हो गया था कि अब सिंचाई के साधन उन्हें उपलब्ध हो गए थे। अर्थात अब लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नदी से पानी निकाल करके आसानी से सिंचाई करते। एक अनुमान है, ध्यान रखना है कि जो भी साक्ष्य मिले हैं जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो अनुमान के आधार पर कि बेहतर क्या हो सकता है। तो चूंकि हमने कहा कि हड़प्पा की सभी नगर किसी न किसी नदी किनारे अवस्थित थे, इसका मतलब कि नदी से सिंचाई के नदी के रूप में सिंचाई के साधन उनके पास उपलब्ध थे। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि एक तो प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से क्या हो गया था कि मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरक की प्राप्ति हो जा रही थी, और दूसरी बात कि पशुपालन, हड़प्पा काल में पशुपालन भी होता था, पशुपालन पहले से प्रचलित है। तो हमने ये देखा कि प्रतिवर्ष बाढ़ के आने से मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरक की प्राप्ति हो जा रही थी और साथ ही साथ पशुपालन से भी उर्वरक की प्राप्ति होती थी। तो ये देखते हैं कि एक कृषि के लिए जो आवश्यक चीज है उर्वरक, वह उर्वरक की प्राप्ति भी हो रही है हड़प्पा के लोगों को। अब देखिए कृषि तकनीकी, मतलब जिससे हम कृषि कार्य करते हैं, जैसे हो गया हल हो गया, फावड़ा हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि हड़प्पा काल में कि कृषि तकनीकी के रूप में हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमने कहा कि एक स्थल है बनावली, कल आपने देखा है, हमने कहा था बनावली। तो बनावली कल के प्रमुख स्थल में एक स्थल है बनावली। तो बनावली में हम देखते हैं कि मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले, खिलौना के रूप में हल को बनाया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से परिचित रहे होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कृषि तकनीकी के रूप में हल के साक्ष्य, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो इससे ये अनुमान लगाया गया, जाहिर सी बात है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, इसका मतलब ये था कि निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। जाहिर सी बात है कि अब हमने कहा कि मिट्टी के खिलौने के रूप में हल का साक्ष्य मिला, तो जाहिर सी बात है कि हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि तत्कालीन समय के लोग
हल के रूप में अधिकांशतः लकड़ी के फाल का प्रयोग करते होंगे। और वह जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जमीन की धस गया, नीचे चला गया, तो वह मिट्टी का हल जो है समय के अंतराल में मिट्टी में गुम हो गया। अगर वहाँ पर किसी धातु का या अन्य चीज का हल बना होता तो जाहिर सी बात है साक्ष्य के रूप में उसकी उपलब्धता होगी। लेकिन जो साक्ष्य मिला बनवाली से, हमने कहा बनावली से जो है मिट्टी के खिलौने के रूप में हल्का साक्ष्य मिला, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय के लोग कृषि तकनीकी के रूप में हल का प्रयोग करते होंगे। तो यह जो कृषि के लिए हमने कहा कि जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह सब हड़प्पा काल में उपलब्ध थे। सारे के सारे तकनीकी उपलब्ध हैं, सारी की सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो कृषि के लिए जो आवश्यकता थी, अनुकूल परिस्थिति थी, सब उपलब्ध थी। तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि हड़प्पा काल में हम देखेंगे, इन सभी चीज़ों को ले लें तो इन सभी चीज़ों को यह प्रभाव पड़ा कि हड़प्पा काल में अधिशेष अत्यधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, अत्यधिक उत्पादन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव यह पड़ा कि हड़प्पा काल में अब क्या होता है? अधिशेष उत्पादन होता है। ये देखिए कृषि, नीचे दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसका प्रभाव ये पड़ा, ठीक है, अनुकूल जो परिस्थिति या कृषि की जो हम कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति या कृषि चीज के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, उसका प्रभाव ये पड़ा कि अधिशेष उत्पादन हुआ। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, मतलब जितनी आवश्यकता थी लोगों को जीविकोपार्जन के लिए उससे अधिक उत्पादन हुआ। इसको हम कहते हैं अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन। इस अधिशेष उत्पादन हुआ तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम ये होगा कि इससे नगरीकरण का विकास होगा। जहां भी जब भी अधिशेष प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि वह नगरीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर देगा। तो अधिशेष जो प्रोडक्शन हुआ उससे नगरीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहले भी हमने चर्चा किया था, याद होगा, पहले के वीडियो में आपको याद होगा अगर देखे होंगे तो, कि उसमें कहा था कि जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है या कृषि का उत्पादन होता है, जब कृषि का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होंगे जो गैर कृषि कार्य करेंगे। कृषि से संबंधित वस्तुओं को रखने के लिए, जो कृषि संबंधित जो उत्पादन होगा उसको रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाएंगे। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो कुछ लोग क्या करेंगे कि उस अनाज को अब वो बाहर के क्षेत्रों में ले जाकर के बेचेंगे, तो व्यापार भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है गैर कृषि कार्यों में लगे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो जब गैर कृषि अर्थात उद्योग धंधों का विकास हुआ, अर्थात व्यापार का विकास हुआ, तो यह जो जहां पर उद्योग होगा, जहां पर व्यापार होगा, तो वह क्षेत्र नगरीकरण का क्षेत्र कहलाता है, नगर कहलाता है। इसलिए कहा जाता है, आज के नगर की अगर परिभाषा दें तो जो अधिकांश मकान नगर वह होता है जहां पर अधिकांश मकान पक्के होते हैं, लगभग 80% कह सकते हैं। वहाँ की आबादी की अधिकांश लोग जो है गैर कृषि कार्य करते होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर गैर कृषि मतलब उद्योग धंधे लगे हैं, व्यापार वाणिज्य हो रहा है, उसको हम नगर कहेंगे। तो यहाँ पर जो हुआ नगरीकरण का क्या हो गया, मार्ग प्रशस्त हुआ। फलस्वरूप इसी अधिशेष उत्पादन ने क्या कर दिया, नगरीकरण को जन्म दे दिया। अब देखिए कि इस समय हड़प्पा काल में जो आप कह सकते हैं, हम नगरीकरण की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, नगरीकरण की चर्चा हम आगे करेंगे, इस टॉपिक में आएगा। आप देखेंगे जो कृषि का उत्पादन होता था, ठीक है, कृषि का जो उत्पादन होता था, हमने अभी कहा है कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। कृषि का उत्पादन जो हो रहा है उसमें कौन कौन से फसल हैं,
तो एक इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, जो उत्पादन हो रहा है उन फसलों को। एक प्रमुख उस समय की जो फसल थी, और एक जो उस समय का एक विशिष्ट फसल है, उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रमुख फसल में हम देखते हैं गेहूं और जौ की चर्चा हम करते हैं। प्रमुख फसल में गेहूं एवं जौ की चर्चा करते हैं। प्रमुख फसल है गेहूं एवं जौ, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा काल में जो हमें साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों से कुल 9 फसल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुल 9 फसल के हमें साक्ष्य मिले हैं। ये 9 फसल कौन कौन है? इसमें देखेंगे कि गेहूं है, जौ है, राई है, मटर है, ठीक है, तिल है, सरसों है, कपास है, चावल है, बाजरा है। ये 9 फसल कुल हैं, जिसमें आपने देखा, आप इसको लिख भी सकते हैं। इसमें हमने कहा है 9 फसल में गेहूं, जौ, तिल, मटर, राई, सरसों, चावल, कपास और बाजरा। ये कुल 9 फसल के साक्ष्य हड़प्पा काल से हमें मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि मुख्य फसल 2 है, गेहूं एवं जौ। ये 2 मुख्य फसल है, यद्यपि कि 9 फसल के साक्ष्य हमें हड़प्पा काल से मिले हैं। विशिष्ट फसल के रूप में कपास को माना जाता है। कपास को माना जाता है इसलिए कि यूनानी ने हड़प्पा के क्षेत्र को सिंडोन कहा है, और यूनानी भाषा में सिंडन का अर्थ कपास से होता है। इसका मतलब वह क्षेत्र जो कपास के उत्पादन का क्षेत्र था, उसी को सिंडोन कहा है यूनानियों ने। तो विशिष्ट फसल के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं कि विशिष्ट फसल के रूप में क्या है, वह कपास है। अब देखिए, ये तो हो गया, एक एक करके हम देख रहे हैं, ध्यान से आप देखते चलिएगा। अगर याद करने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको चाहें तो नोट भी करते चलेंगे। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप दिमाग में बैठा लें। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके। पशुपालन, पशुपालन का साक्ष्य तो पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो पशुपालन में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पशुओं को इस समय के लोग पालते थे, तो वो तो आप पहले से भी चले आप देख रहे हैं, जो पाषाण काल में देखे, ठीक है ना। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पशुओं को यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे, वही सारे पशु यहाँ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पशुपालन को हम 2 चीज़ों में मुख्य रूप से देखेंगे। एक इस समय का जो विशिष्ट पशु है, विशिष्ट पशु है, और एक संदिग्ध पशु है। विशिष्ट पशु में हम ऊबड़ वाले सांड को लेते हैं, इसलिए कि पशुओं जो हमें खिलौने के रूप में पशुओं के साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों में सर्वाधिक साक्ष्य जो है वो ऊबड़ वाले सांड का है। खिलौने के रूप में जो छोटे छोटे हमें मिले हैं, साक्ष्य प्रमाण मिले हैं पशुओं में, उसमें ऊबड़ वाले साक्ष्य के साक्ष्य अधिक हैं। तो इसका मतलब ये है, यह माना गया, इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि तत्कालीन समय में ऊबड़ वाले सांड की पशु में सर्वाधिक महत्ता रही होगी, विशिष्टता रही होगी। आज भी देखिए कि समाज में ऊबड़ वाले सांड की धार्मिक महत्ता है। उसी तरीके, इसीलिए हम इस अनुमान पे कह सकते हैं कि उस समय यह विशिष्ट फसल, ये विशिष्ट पशु के रूप में यह माना जाता था। दूसरी बात कि संदिग्ध पशु के रूप में हम देखते हैं घोड़ा को लेते हैं। संदिग्ध पशु के रूप में घोड़ा को लेते हैं, ठीक है।
ये घोड़ा का संदिग्ध पशु के रूप में हम कहते हैं कि इसका जो साक्ष्य सुरकुतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। सुरकुतड़ा गुजरात में है। 1964 ईस्वी में जेपी जगपति जोशी ने इस स्थल की खोज की थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने कहा कि कॉन्सेप्ट की जहां पर बात होगी उसके आधार पर हम फैक्ट को भी लेते चलेंगे। सुरकुतड़ा के विषय में कहा कि गुजरात का एक स्थल है जिसका उत्खनन 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया था। यहां से हम देखते हैं कि घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला। मतलब क्या है कि अन्य पशुओं को तो खिलौने, मिट्टी के पके हुए खिलौने के रूप में हम देखते हैं, लेकिन घोड़े को हम खिलौने के रूप में, साक्ष्य रूप में हमें नहीं मिला। तो इससे अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय में घोड़ा एक संदिग्ध पशु रहा होगा, इसलिए कि इसकी मिट्टी के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने के रूप में इसके साक्ष्य नहीं मिले। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में हम यही कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में, हड़प्पा काल में खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज संसाधन का अभाव था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा था कि कच्चे माल का बाहर के क्षेत्र से आयात किया जाता था। प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कच्चे जो माल थे उनको बाहर से आयात किया जाता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में अधिकांश जो औजार थे वे पत्थर से ही बने हुए थे। इसलिए कि प्राकृतिक संसाधन का, जो खनिज संसाधन, उसकी कमी थी, तो अधिकांश औजार के जो साक्ष्य मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं। यद्यपि इस समय कांस के औजार के उपकरण भी मिले हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो पत्थर के मिले हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखा कि इस समय में, हड़प्पा काल में, कच्चे माल का अभाव है। ये प्राथमिक क्षेत्र की हमने बात की थी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और उद्योग को लेते हैं, तो कैसे इन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से आप देखते चलिएगा। हमने कहा है, आपको समझाने की कोशिश किया है, बताने की कि जो चर्चा होगी वो कॉन्सेप्ट की होगी और उसी कॉन्सेप्ट पे फैक्ट को रख करके हम देखते चलेंगे। अब देखिए, शिल्प एवं उद्योग की बात करें यहाँ पर, आर्थिक क्षेत्र की दूसरी बात कि शिल्प एवं उद्योग, इसकी हम बात करते हैं। तो हड़प्पा काल में चूंकि हमने कहा है कि सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण क्या हो रहा था कि नगरीकरण का विकास हुआ था। अर्थात हड़प्पा का जो नगरीकरण था वह कृषि आधारित नगरीकरण था। तो अब देखिए कि इस समय में जो बड़े बड़े नगर हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगे हुए थे। चूंकि हड़प्पा काल को कांस्य युगीन काल या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वह कांस्य उद्योग की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कांस्य उद्योग की चर्चा करेंगे। उसमें एक जगह है मोहनजोदड़ो, आप देखे हैं, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। यहां से कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति मिली है। डांसिंग गर्ल जिसको कहते हैं, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। वह मूर्ति किसकी है? कांसे की है। तो कांसे से नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। अली मुराद पाकिस्तान में है। अली मुराद से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। एक जगह है अली मुराद, पाकिस्तान में है। अली मुराद से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अर्थात मोहनजोदड़ो और अली मुराद से हम देखते हैं कि हमें कांस्य उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद एक आता है, क्योंकि कांसे का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? तांबे से हुआ था। तांबे में टीन को मिला गया तो क्या बन गया? कांसा बन गया। तो अब उसके साथ साथ वहां पर ताम्र उद्योग भी लगे हुए थे। तो ताम्र उद्योग में देखेंगे कि सुत का गेंडोर एक प्लेस है, सुत का गेंडोर पाकिस्तान में,
1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने इस क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो एक प्लेस हमने कहा है सूतका गेंडोर, इसकी खोज हमने कहा 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने किया था। तो सूतका गेंडोर तथा रोपड़ पंजाब में है, और रोपड़ जो पंजाब में है तो उसकी खोज 1953-56 में क्या हुआ कि 1953 से लेकर के 56 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था रोपड़ का। तो सूतका गेंडोर एवं रोपड़ दो क्षेत्र, सूतका गेंडोर और रोपड़ दो क्षेत्र की हमने चर्चा किया है। सूतका गेंडोर पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में। तो इन दोनों जगहों से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, इन दोनों जगहों से क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसका मतलब यहां से हमें ये साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से? सूतका गेंडोर और रोपड़ से। मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे के ढेर मिले। ठीक है, गले हुए, जिसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे के ढेर मिले। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ताम्र उद्योग, यहाँ पर जो है गले हुए तांबे के ढेर मिले, इसका मतलब ये उद्योग यहाँ पर लगा था। यहाँ पे गला करके कोई कुछ वस्तु को बनाया जाता होगा। ठीक है, उसी तरीके से धौलावीरा से तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। एक प्लेस है कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा पाकिस्तान गुजरात में है। धौलावीरा से तांबे की चूड़ियों के हमें साक्ष्य मिले। तो ये जो देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि एक एक चीज को हम देखते हुए चलेंगे, और उस चीज को जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे थे, कांस्य उद्योग है, ताम्र उद्योग है, आगे ईंट उद्योग देखेंगे, कुंभकारी का उद्योग देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे। तो इससे आपको फैक्ट भी पता चलती रहेगा, और वो इस तरह से पढ़ेंगे आप कि कॉन्सेप्ट के आधार पर जब फैक्ट को रखेंगे तो भूलने की संभावना वहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ताम्र उद्योग की हम बात किए थे, ये ताम्र उद्योग लगे हुए थे। ताम्र उद्योग के साथ साथ अब हम चर्चा करते हैं ईंट उद्योग की। इस समय में ईंटों का भी निर्माण हो रहा था, नगरीकरण हुआ था, तो उसमें ईंट की आवश्यकता थी। और देखिए, हड़प्पा से ईंट भट्ठों के साक्ष्य मिले, ईंट के भट्ठे मिले हैं। ठीक है, नंबर 1, हड़प्पा से ईंट भट्ठे के साक्ष्य मिले। इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग ईंटों से परिचित थे, ईंटों का निर्माण कर रहे थे। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और रंगपुर की जो खोज है 1954 ईस्वी में ईसा राव ने किया था। रंगपुर गुजरात में है, 1954 में इसका उत्खनन ईसा राव ने किया। तो रंगपुर से कच्ची ईंट का दुर्ग हमें मिला है। रंगपुर से कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है। दो प्लेस आप देख रहे हैं, एक हड़प्पा से हमने कहा कि ईंट भट्ठे का साक्ष्य मिला, रंगपुर से कच्ची ईंट का दुर्ग मिला, और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले। तो इसका मतलब ये है कि इन प्लेसेस को आप देखिए कि जहां पर ईंट उद्योग तत्कालीन समय में लगे हुए थे। अब आइए, ईंट उद्योग के बाद हम देखते हैं कुंभकारी का उद्योग। कुंभकारी का उद्योग मतलब होता है कि चाक पर जहां पे मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है। तो मोहनजोदड़ो से कुंभकार के 6 भट्टों के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। पहला कुंभकारी के जो प्रमाण है हमने बताया, पहला हो गया कहां पर? मोहनजोदड़ो से हमने कहा कि 6 कुंभकारी के 6, ठीक है, 6 कुंभकार के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। रोपड़ से, ठीक है, रोपड़ से और बनवाली से और आलमगीरपुर से। रोपड़, बनवाली और आलमगीरपुर आपने देखा है सर्वाधिक जो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है।
यहां से हमें मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, रोपड़, आलमगीरपुर और बनवाली। ठीक है, रोपड़, आलमगीरपुर और बनावली से हमें मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। ये 3 प्लेस है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब एक प्लेस हमने आलमगीरपुर बताया है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। इस प्लेस का उत्खनन भारत सेवक समाज के द्वारा 1958 ईस्वी में किया गया था, आलमगीरपुर का। तो इन तीनों प्लेसेस से हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं, एक है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग, एक प्लेस है मोहनजोदड़ो, एक प्लेस है कालीबंगा। ठीक है, तो अब देखिए मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के टुकड़े का साक्ष्य मिला। तो सूती वस्त्र के टुकड़े का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो से, इसका मतलब वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगा होगा। दूसरी बात हमने कहा कि कालीबंगा से कि मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े की साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, जो सूती कपड़े की छाप हम कह सकते हैं कि कालीबंगा से, कालीबंगा में एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े के टुकड़े की छाप जो है दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि कालीबंगा में भी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हम देखते हैं कि जो साक्ष्य मिला उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक है आभूषण उद्योग। आभूषण उद्योग, इसको जरा सा देखिए। उस समय के लोग आभूषण से भी परिचित थे, जाहिर सी बात है। तो ये हम देखते हैं कि धौलावीरा से, ठीक है ना, आभूषण उद्योग के बाद धौलावीरा से अभी हमने कहा है कि तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की चूड़ी और सोने के छल्ले, एक प्लेस है, ये हमने कहा एक प्लेस, इसको आप लीजिए धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, यहाँ से क्या है, तांबे की चूड़ी और सोने के छल्ले के साक्ष्य धौलावीरा से मिले। इसका मतलब धौलावीरा में आभूषण उद्योग लगा हुआ है। ये लगे हुए उद्योग लगे हुए हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। दूसरी बात, चन्हू-दड़ो, ठीक है, चन्हू-दड़ो को आपने देखा है, कल की हमने बताया था, चन्हू-दड़ो और लोथल से, ठीक है ना, चन्हू-दड़ो और लोथल से मनके के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के जो जो चीजें थी छोटे छोटे खिलौने के रूप में, उसको जब पका दिया जाता था तो उसको मनका कहा जाता था। तो मनके बनाने के कारखाने जो है चन्हू-दड़ो से और लोथल से, दोनों स्थल से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कहाँ कहाँ से, चन्हू-दड़ो और लोथल, इन दोनों स्थलों से मनके बनाने के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आभूषण उद्योग लगे हुए थे। छोटे छोटे मनके को बना करके मिट्टी में पका, मिट्टी को गीला करके पका दिया गया और उसको खिलौने के रूप में पकाया गया छोटे छोटे, और उसको आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे। तो ये आपने देखा अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर जो है शिल्प एवं उद्योग के, कि तत्कालीन समय में विभिन्न प्रकार के शिल्प और उद्योग लगे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में हम एक बात व्यापार की करेंगे और दूसरा यातायात एवं परिवहन की करेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यापार, यातायात और परिवहन। इस समय जो हड़प्पा काल में हमारे पास जो साक्ष्य, जो प्रमाण उपलब्ध है, उस साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं
कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विकसित अवस्था में थी, अर्थात व्यापार वाणिज्य का इस समय में विकास हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की जो हमने विशेषता की बात किया है कि व्यापार इस समय में क्या है, विकसित अवस्था में है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास प्रमाण है, साक्ष्य है, वो क्या है, किस आधार पर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विकसित अवस्था में थी, उस साक्ष्य को हम लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया को लेते हैं कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की मुहर एवं अभिलेख, इन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया जो वर्तमान का इराक है, ठीक है ना, वहां से हड़प्पा सभ्यता के मुहर एवं अभिलेख, इन दोनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेसोपोटामिया से हैं, दोनों मिले हैं। लोथल से हम देखते हैं कि लोथल से फारस की मुहर का साक्ष्य मिला। फारस क्या है, वर्तमान का ईरान है। ठीक है, तो लोथल से फारस की मुहर का साक्ष्य मिला, तो जाहिर सी बात है कि ये जो साक्ष्य मिले हैं कि मेसोपोटामिया में, लोथल में, तो इन साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया गया कि तत्कालीन समय में हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से और फारस से अपने व्यापारिक संबंध रखे हुए थे। इन देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध बने हुए थे। तीसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यापार विकसित अवस्था में है, इसके प्रमाण में हम लेंगे कि दो प्लेस है, एक है दिलमुन और एक है माकन। दिलमुन एवं माकन से मेसोपोटामिया एवं हड़प्पा दोनों जगह, दोनों सभ्यता के हमें मुहर का साक्ष्य मिलता है। तो दिलमुन हो गया वर्तमान का बहरीन द्वीप और माकन है वर्तमान का ओमान। ठीक है, बहरीन और ओमान दो देश हैं। ठीक है, गल्फ कंट्री में हम बात करते हैं। तो दिलमुन एवं माकन से कहा गया कि मेसोपोटामिया के भी मुहर के साक्ष्य मिले हैं और दिलमुन एवं माकन से हड़प्पा के भी मुहर के साक्ष्य मिले। इसका मतलब यह है कि दिलमुन एवं माकन मध्यवर्ती प्लेस रहा होगा जहां पर हड़प्पा के व्यापारी भी जाते होंगे और वहीं पर मेसोपोटामिया के व्यापारी भी आते होंगे और इसी प्लेस पर दोनों अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते होंगे। तो एक मध्यवर्ती प्लेस, चूंकि दोनों के मुहर के साक्ष्य मिला है, इसका मतलब दिलमुन और माकन व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए एक मध्यवर्ती स्थल था जहां पर दोनों देशों के दोनों सभ्यता के लोग जाते थे और वहां पर व्यापार करते थे, वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे। जो व्यापार का विकास हुआ, तो व्यापार के विकास के अगर हम कारण को लेते हैं, ठीक है, कि किस कारण से व्यापार का विकास हुआ था, कारण को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि व्यापार के विकास का जो पहला कारण हम ले सकते हैं वह था हड़प्पा के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन, तो जाहिर सी बात है जब अधिशेष उत्पादन होगा तो उस उत्पादित अनाज को दूसरे देशों में, दूसरे सभ्यता के, दूसरे बाहर के देशों में ले जाकर के क्या करेंगे, हम बेचेंगे। तो उस समय जो अधिशेष उत्पादन हुआ था, इसके कारण क्या हुआ कि उत्पादित अनाज को बेचने की आवश्यकता हुई, फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो एक व्यापार के विकास का एक पहला कारण हमने कहा अधिशेष उत्पादन हुआ था। व्यापार के विकास का दूसरे कारण के रूप में लेंगे तो हम देखेंगे कि हड़प्पा काल में कच्चे माल की कमी थी। कच्चे माल की कमी थी, तो जाहिर सी बात है जब कच्चे माल की कमी होगी तो कच्चे माल का आयात बाहर से होगा, तभी तो हम उद्योग धंधों का विकास करेंगे।
तो कच्चे माल का आयात बाहर से यहाँ पर हो रहा था, तो इस कारण से भी व्यापार का विकास हुआ। और दूसरा व्यापार के विकास का तीसरा कारण जो हो जाएगा वह हो जाएगा बाजार की कमी, अर्थात कृषि का अधिशेष उत्पादन हो रहा है, जरूरत से अधिक अनाज का उत्पादन हो रहा है। दूसरा कच्चे माल का अभाव है, ठीक है, तो बाहर से कच्चे माल को हम मंगा रहे हैं और उद्योग धंधों में उनको बना करके हम बेच रहे हैं। तो जो हड़प्पा के क्षेत्र में कृषि का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, जो उद्योग में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, तो उसके लिए आंतरिक बाजार जो थी अपर्याप्त थी और इसी के लिए उनको जो है बाहर के देशों में निर्यात करने की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य का इस समय में विकास हुआ। तो व्यापार के विकास के हमने कहा कि विकास में ये सारे कारण जिम्मेदार हैं जिस कारण से तत्कालीन समय में व्यापार का विकास हुआ। तो अब देखेंगे कि व्यापार के विकास के साथ साथ हम देखेंगे कि तत्कालीन समय में जो व्यापार का जो स्वरूप था, व्यापार का जो स्वरूप था वह देखेंगे कि व्यापार का जो स्वरूप था वह संतुलित था। हम संतुलित इसलिए कहे कि इस समय व्यापार जो था वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा था। और जब भी व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होगा, इसका मतलब है कि दो जरूरतमंद देशों के बीच में होगा। क्योंकि इस समय धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ है, तो धातु मुद्रा का जब तक आविष्कार नहीं होगा तब तक व्यापार कैसे होगा? वस्तु विनिमय के माध्यम से होगा। तो चूंकि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा था, इसलिए व्यापार जो कह सकते हैं संतुलित अवस्था में थी। इस समय का व्यापार संतुलित अवस्था में थी, ठीक है। तो इस समय का जो व्यापार है वो संतुलित अवस्था में है। तो अब देखेंगे कि इस समय के व्यापार की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें, ठीक है ना, व्यापार की विशेषताओं की बात करें, एक बात आपने देखा कि व्यापार का स्वरूप संतुलित था, इसलिए कि व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा था। और जब भी वस्तु विनिमय के माध्यम से होगा तो व्यापार संतुलित ही रहेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि व्यापार की इस समय की व्यापार की क्या विशेषताएं थी। व्यापार की जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान से समझने की जरूरत है कि हड़प्पा काल में निश्चित बाट माप का प्रयोग होता था। निश्चित बाट माप का प्रयोग होता था, अर्थात 16 के अनुपात में बाट का साक्ष्य हड़प्पा से हमें मिलता है। तो 16 के अनुपात में बाट का साक्ष्य मिलता है, इसका मतलब यह है कि निश्चित बाट माप का प्रयोग किया जाता था। और हम देखते हैं कि इसी चीज को रोल मॉडल मान करके भारत में बहुत लंबे समय तक 16 के अनुपात को बाट में प्रयोग किया गया है। बहुत लंबे समय तक, कुछ समय पहले तक 16 के अनुपात में बाट का प्रयोग किया गया था। तो हड़प्पा काल की एक विशेषता ये है कि व्यापार की निश्चित बाट माप का प्रयोग किया गया था। दूसरी विशेषता ये है कि इस समय का व्यापार जो था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। व्यापार किसके माध्यम से हो रहा है? वस्तु विनिमय के माध्यम से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें दर्शा रही है कि ये तत्कालीन समय की व्यापार की विशेषताएं थी। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि व्यापार में दो चीजें होती है, एक निर्यात और दूसरा आयात, ठीक है। निर्यात और आयात की बात करें तो भारत से मुख्य रूप से अनाज और उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का विदेशों में निर्यात होता था। कहा जाता है कि भारत से मेसोपोटामिया को जो निर्यात हो रहा था उसमें सूती वस्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण था।
सबसे अधिक जो निर्यात मेसोपोटामिया में हुआ वह सूती वस्त्र का हुआ। तो हमने अभी बताया है कि जो निर्यात की जो मुख्य वस्तु थी वह कृषि से संबंधित, मतलब जो अनाज होता था, अनाज और अनाज के साथ साथ विभिन्न उद्योगों में लगी हुई वस्तुएं, जिसमें सूती वस्त्र जो है सबसे प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर निर्यात में देखा, हमने बताया कि मेसोपोटामिया में सर्वाधिक जो भारत से निर्यात होता था, हड़प्पा सभ्यता से निर्यात होता था, किसका होता था? सूती वस्त्र का होता था। आयात में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से कच्चे माल का आयात हड़प्पा में हो रहा है। ठीक है, तो कच्चे माल का आयात हो रहा है सोना, चांदी, टिन। ठीक है, इन सभी चीजों का आयात जो हो रहा था, इन तीनों चीजों का जो आयात हो रहा है भारत में, वह कहां से हो रहा था? वो हो रहा था ईरान एवं अफगानिस्तान से। ठीक है, सोना, चांदी, टीन, इसका जो आयात हो रहा था ईरान एवं अफगानिस्तान से हो रहा था। तांबे का जो आयात होता था वह राजस्थान से होता था मुख्य रूप से, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से भी होता था। इसके साथ साथ एक है सिलखड़ी पत्थर, जिससे हम देखेंगे आगे चलकर जिससे मोहर का निर्माण होता था। तो सिलखड़ी पत्थर का भी जो आयात होता था वह गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होता था और अफगानिस्तान से होता था। तो ये इन जगहों से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल थे उसका आयात जो है विभिन्न देशों से भारत में हो रहा था। तो विदेशों से भी हो रहा था, अब भारत के आंतरिक क्षेत्र से भी हो रहा था। तो ये आपने देखा व्यापार वाणिज्य को। अब लास्ट में है यातायात एवं परिवहन। तो तत्कालीन समय में हम देखते हैं यातायात एवं परिवहन की अगर हम बात करें तो तत्कालीन समय में स्थल परिवहन एवं जल परिवहन दोनों का प्रयोग हो रहा था। तो स्थल परिवहन एवं जल परिवहन दोनों का प्रयोग हो रहा था। तो स्थल परिवहन के जो प्रमाण, स्थल परिवहन में मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो स्थल पर जैसे घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि का जो प्रयोग हो रहा है, जो हो रहा है उसको स्थल परिवहन कहेंगे। मतलब स्थल पर जिससे हम यात्रा एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो स्थल परिवहन के एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से खिलौना गाड़ी का साक्ष्य मिला है हमें। ठीक है, तो कालीबंगा से जो हम स्थल परिवहन की बात करें, स्थल परिवहन में कालीबंगा से हमें क्या मिला? खिलौना गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसका मतलब ये है कि तत्कालीन समय में गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। धौलावीरा से मिट्टी से निर्मित गाड़ी का हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो धौलावीरा से मिट्टी से निर्मित साक्ष्य मिला, मिट्टी से निर्मित गाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा और धौलावीरा, इन दोनों जगहों से जो साक्ष्य मिला है उससे यह हमें सिद्ध होता है, यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन समय के लोग स्थल परिवहन से परिचित थे। मतलब विभिन्न प्रकार के गाड़ियों, स्थल गाड़ी में मतलब से घोड़ा गाड़ी हुआ, बैलगाड़ी हुआ, उसका प्रयोग ये करते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जल परिवहन का भी साक्ष्य हमें मिलता है। लोथल, ठीक है, लोथल है। तो लोथल से हम देखते हैं कि लोथल से हमें बंदरगाह गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। लोथल से हमें गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन समय के लोग
जल परिवहन का भी प्रयोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, व्यापार के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते थे। दूसरी बात देखेंगे हम, लोथल की बात किया, ठीक है। दूसरी बात कि सूतका गेंडोर से, अभी सूतका गेंडोर की चर्चा हमने किया था, सूतका गेंडोर से भी हमें उस समय में हम कह सकते हैं कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से भी बंदरगाह, जिसको हम कह सकते हैं बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। तो सूतका गेंदोर से बंदरगाह का साक्ष्य मिला, लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला। इससे निष्कर्ष निकला कि उस समय के लोग जल परिवहन का प्रयोग, इन बंदरगाहों से जल परिवहन का प्रयोग करते होंगे। साथ ही साथ एक प्लेस मोहनजोदड़ो है, इसको भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जब नाव का चित्र अंकित मिला, इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस समय के लोग जल परिवहन के रूप में नाव इत्यादि का प्रयोग करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये लोथल, सूतका गेंडोर और मोहनजोदड़ो के साक्ष्य से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय के लोग जल परिवहन से भी परिचित थे, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते थे। तो ये आपने देखा, आज के जो क्लास थी उसमें हमने ये विभिन्न क्षेत्रों में, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में दो क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा, एक राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा आर्थिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में उस समय की प्रशासनिक स्थिति के विषय में जो अनुमान लगाया जा सकता है उसकी हमने चर्चा किया, और आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का अध्ययन किया। तो इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक था, जो क्लास थी, उसमें आपने इससे हड़प्पा सभ्यता की दो क्षेत्रों को देखा। अब कल के वीडियो में, जो अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें हम सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, और उसके आगे तब हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो निश्चित रूप से इस क्लास से अधिक लाभ आप उठाइए, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना हो। अभी चूँकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम टल गए हैं, सारे एग्ज़ाम्स जो होने थे वे सारे एग्ज़ाम्स कोरोना संकट के कारण टाल दिए गए हैं। अब आपको समय भी मिल गया है। हम चाहेंगे, हम आपसे अपेक्षा करेंगे, हम आपसे आशा करते हैं कि जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करें, ठीक ढंग से रिवाइज करें, और निश्चित रूप से यह जो वीडियो आपके सामने आ रहा है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं अब इसके आगे के टॉपिक पे। धन्यवाद।